आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, बीपीएससी द्वारा आयोजित टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2.0 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज के इस वीडियो को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को। और पाठचर्या का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसके समष्टि रूप को भाषा कहते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? यह कथन किस भाषाविद का है? इसका आपको जवाब बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा। किसको? बाबूराम सक्सेना जी को। तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है कि मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किस बोली में किया जाता है? तो प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर आदि जिलों में बोली जाने वाली बोली अवधि को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है विकल्प डी के साथ बिल्कुल सही जवाब। पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहते हैं? भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहते हैं? तो जिसमें गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों को दिया था बौद्ध धर्म का। तो जवाब में आपने पाली को चुना। बी विकल्प राइट आंसर के साथ हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 4। काफी आसान सा प्रश्न और जवाब भी आपने आसान से आराम से दे देंगे। वर्णों की संख्या, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में कुल वर्णों की संख्या अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है 52 ध्वनियां, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 5। हिंदी में स्वरों की संख्या पूछी जा रही है तो 11 स्वर होते हैं। विकल्प ए को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मराठी किस भाषा की लिपि है? प्रश्न संख्या 6 का जवाब आपको चयनित करना है। छठवें प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। विकल्प बी को चुना राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित किया होगा अर्धमागधी अपभ्रंश को। तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आठवें प्रश्न का सही उत्तर चयनित करिए। देखिए, उज्ज्वल शब्द जो है यह लिखा जाएगा उज्ज्वल। दोनों ही जो आपके आधे रहेंगे। इसी तरह से अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है इसको, सन्यासी शब्द में यहाँ मात्रा होगी उनकी, और प्रज्वलित शब्द इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जबकि विरह, वी नहीं बल्कि विरहणी होता है। क्या होता है? विरहणी होता है। तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाला चुनना है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अनुगृहित, श्रृंगार और आशीर्वाद तीनों ही विकल्प सही हैं, लेकिन अधीन जो आपका लिखा गया है इसका शुद्ध रूप अधीन होता है। क्या होता है? अधीन होता है। तो विकल्प ए के साथ आप राइट आंसर के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चयनित करना है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब चयनित करिए। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? और 10वें प्रश्न का राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया आपने। वहां मुझे एक महापुरुष मिले थे। विकल्प डी को बिल्कुल सही जवाब। आगे अगला प्रश्न है कि व्यर्थ का कौन सा संधि विच्छेद सही है? प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब। 11वें प्रश्न का राइट आंसर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है व्यर्थ का संधि विच्छेद, तो वी धन अर्थ, वी धन अर्थ व्यर्थ, यह क्या है? यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण है। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मनोरथ शब्द की संधि पूछा जा रहा है। मनोरथ शब्द में संधि मन, मन धन रथ। तो
बनेगा मनोरथ और इस हिसाब से आपने विसर्ग संधि विकल्प डी को चुना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, सचित का संधि विच्छेद बताइए। सचित का संधि विच्छेद। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब आपने किसको चुना? सत धन चित, सचित, सत धन चित। विकल्प ए को राइट आंसर है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे स्वर संधि का भेद पूछा जा रहा है आपसे। तो आप जानते हैं स्वर संधि में कौन कौन सी होती हैं? तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि। इस तरह से 5 भेद इसके माने गए हैं। विकल्प बी को चुना आपने राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि किस शब्द का निर्माण निरुपसर्ग से हुआ है? 15वें प्रश्न का सही उत्तर चयनित करिए। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब निर्भय डी विकल्प को चुना राइट आंसर। देखिए, निदर्शन, निरूपण और निरोध में नी उपसर्ग है, न कि निर है। तो विकल्प बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां प्रश्न की कौन सा तद्भव तत्सम युग अशुद्ध है, इसका आपको जवाब बताना। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 16 में तत्सम तद्भव में अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है, प्रियतम का प्रिय नहीं होता है बल्कि पिया प्रिय होता है। पिया, पिया का प्रिय होता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुई का सूची, खीर का क्षीर और भात का भक्त होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें आप देशज शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 रूप शब्दों के होते हैं। प्रश्न संख्या 18। ड्रामा प्रश्न है कि लिफाफा किस भाषा का शब्द है? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब चयनित करिए और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने किसको चुना होगा? लिफाफा किस भाषा का शब्द है? प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया है। विकल्प इसको अरबी भाषा का शब्द है। ए को राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब चयनित करिए। रचना के आधार पर शब्द का प्रकार पूछा जा रहा है। रचना के आधार पर ऋण, ऋण, यौगिक, ऋण, यौगिक और योग ऋण, ये 3 भेद हैं। तो विकल्प सी चयनित किया राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि सिंधुजा किसका पर्यायवाची शब्द? सिंधुजा किसका पर्यायवाची शब्द है? दिए गए विकल्पों में लक्ष्मी को चुना आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। जलधि या रत्नाकर कहते हैं समुद्र को और मीन या सफरी मछली को कहते हैं। राजीव, पुंडरीक कमल के पर्याय हैं। जलज, अम्बुज, तोयज। आगे भिग्य का विलोम। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर चयनित करिए। 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है। भिग्य का विलोम अनभिज्ञ राइट आंसर है। विज्ञ का बनेगा अविज्ञ, अविज्ञ। अभिज्ञ का बनता है अनभिज्ञ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। 22वां प्रश्न है संस्कृत शब्द में उपसर्ग और जवाब में सम उपसर्ग विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां प्रश्न मिलाप शब्द में प्रत्यय। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब मिलाप में प्रत्यय पूछा जा रहा है। तो इसमें
प्रत्यय उपसर्ग क्या होता है कि किसी शब्द के पहले जुड़ने वाला शब्दांश होता है, वहीं प्रत्यय जो होता है वह किसी शब्द के अंत में जुड़ता है और फिर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। तो मिल धन आप, मिलाप विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर। संख्या 24 है कि अक्षर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। अक्षर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा इसको, बी विकल्प धन को चुना, राइट आंसर है। अक्षर का अनेकार्थी शब्द इसमें धन नहीं होगा, बाकी जल, शिव और बाण अक्षर के अनेकार्थी शब्दों के रूप में जाने जाते हैं। तो बी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ममता किस प्रकार की संज्ञा है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब ममता किस प्रकार की संज्ञा है, और इस प्रश्न का जवाब आपने भाववाचक संज्ञा बी विकल्प को चुना राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 26 है कि बसंत शब्द में लिंग कौन सा है। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब चयनित करिए। बसंत शब्द में लिंग पूछा जा रहा है, तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। बसंत पुल्लिंग शब्द है, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। बी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 28, रमेश टेलीफोन पर बात करता है, इस वाक्य में कारक पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया। इस वाक्य में कौन सा कारक है, करण कारक, विकल्प बी को राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम का भेद पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब क्या बनेगा। सर्वनाम का भेद अगर आपने, तो सर्वनाम जो होते हैं वे मुख्यतः छह भेद माने गए हैं। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और अनिश्चय के बाद संबंधवाचक, संबंधवाचक, और संबंधवाचक के बाद प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, इसके बाद निजवाचक। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक, ये 6 भेद हैं सर्वनाम के। ही विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तीनों शब्द किस प्रकार के विशेषण हैं। तीनों शब्द किस प्रकार का विशेषण है। जवाब में समुदायवाचक विशेषण डी विकल्प को चयनित किया सही जवाब के साथ है। प्रश्न संख्या 31, 31वां प्रश्न, राजन किताब पढ़ता है, वाक्य में कर्मवाच्य क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 31 में अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, सी विकल्प को सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अब किस प्रकार का अव्यय है। अब किस प्रकार का अव्यय है, दिए गए विकल्पों में कालवाचक अव्यय, विकल्प ए को चुना राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि श्याम कहता है कि राम की किताब पढ़ सकता हूं, इस वाक्य में श्याम का पद परिचय क्या बनेगा। तो जवाब में अगर आपने देखिए श्याम क्या है, व्यक्तिवाचक है, श्याम व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और इसके बाद कर्ता कारक। जवाब में ए विकल्प को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब चयनित करें। वाक्य में उद्देश्य
उद्देश्य और विधेय दो अंग होते हैं। विकल्प ही इस प्रश्न का राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35। 35वां प्रश्न है कि परिश्रम करने वाला सदा सफल होता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या बनेगा? परिश्रम करने वाला सदैव सफल होता है, इसमें उद्देश्य पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर आपने सेलेक्ट किया होगा किसको? विकल्प सी को। परिश्रम करने वाला व्यक्ति विकल्प सी को राइट आंसर के साथ है। जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है अर्थात कर्ता जो होता है वह उद्देश्य कहलाता है। आगे तोता डाल पर बैठा है, इसमें विधेय क्या है? तो जब वाक्य में कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। इसमें वह कहाँ डाल पर बैठा है, यानी बी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब चयनित करिए। रचना के आधार पर वाक्य का भेद पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब रचना के आधार पर वाक्य कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तीन भेद अगर आपने चुना है तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगले प्रश्न में निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चयनित करना है। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब चयनित करिए। तो यह काम आप पर निर्भर है। विकल्प डी को अगर आपने चुन लिया है तो राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39 है कि अंजर पंजर ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा क्या? शरीर का शिथिल होना, बी विकल्प को राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40वां प्रश्न है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ आपने सेलेक्ट किया है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 41 है आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा? आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा? जवाब में प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि माया महा ठगी ने हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, इन पंक्तियों में अलंकार क्या है? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर आपने चयनित किया है किसको? विकल्प सी श्लेष अलंकार तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीजत जाए। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो नाइन है वह एड़ी की लालिमा को बार बार रगड़ करके चेक कर रही है कि यह महावरी कितनी कैसी है जो छूट नहीं रही है। तो यहाँ पर उसे क्या हो गया है? भ्रम हो गया है। भ्रांतिमान अलंकार वह एड़ी को ही महावर समझ गई। विकल्प सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 दृग उझरत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई हरीत। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब क्या बनेगा? तो दिए गए विकल्पों में से मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा इसको असंगति अलंकार।
जहां कार्य और कारण में संगति न हो, वहां पर असंगति अलंकार बनता है। देखो, उजरत टूटत कुटुम, अजुरत चतुर चित प्रीत, अर्ति गांठ दुर्जन ही दई नहीं है। आगे क्रम संख्या 45 है कि जाकी रही भावना जैसी, अब मूरत देखी तिन तैसी। इसमें अलंकार कौन सा है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब चयनित करें। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसको विकल्प डी, उल्लेख अलंकार को राइट आंसर के साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा पात्र किस रचना से संबंधित? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब चयनित करें। केशव और श्यामा किस रचना से संबंधित पात्र हैं? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है नादान दोस्त। डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब। अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया है। किसको? विकल्प बी, सरयू नदी को। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर की एकांकी एसो एसो का पात्र मोहन किस कक्षा में पढ़ता है? विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई कहानी ऐसे 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 का पात्र पूछा जा रहा है। मोहन किस कक्षा का विद्यार्थी है? और उत्तर में आपने तीसरी कक्षा विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। आगे संसार पुस्तक है नामक पाठ के आधार पर रचनाकार सबसे पहले किस अक्षर को पढ़ने की बात करता है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 49 का सही उत्तर आपने विकल्प बी प्रकृति को चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बाउल और भतियाली कहाँ के लोकगीत हैं? बाउल और भतियाली कहाँ के लोकगीत हैं? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब आपने बंगाल विकल्प बी को चुन लिया, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51, नौकर पाठ के संबंध में गांधी जी के आश्रम में सहायक के रूप में रखने हेतु किनका आग्रह करते थे? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है, विकल्प बी हरिजन, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के रचनाकार। हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस शीर्षक कविता का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब आपने किसको चुना? तो जवाब में विकल्प शिवमंगल सिंह सुमन ए को चुन लिया, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कठपुतली शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? कठपुतली शीर्षक कविता का रचनाकार पूछा जा रहा है। यह गीत फरोज सतपुड़ा के जंगल, कमल के फूल जैसी रचनाओं के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प ए को चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक शाम एक किसान किस विधा की कृति है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर अगर आपने चुना है इसको, विकल्प ये कविता, तो राइट आंसर है। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना। अगला प्रश्न है कि रहीम के दोहे शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो यह रहीम की रचना है, विकल्प सी राइट आंसर। आगे भोर का बरखा किसके द्वारा रचित कविता है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब मीराबाई, विकल्प सी को चुना, राइट आंसर है। राग सोरठा, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, भोर का बरखा, ये रचनाएं मीराबाई की। आगे अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? और मुझे उम्मीद है कि आपने कौशल विकल्प बी को चुना, राइट आंसर। आगे कैकेयी की दासी का नाम क्या था? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने मंथरा चुना होगा, तो सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला।
अगला प्रश्न है कि राम और भरत का मिलन किस स्थान पर हुआ था? प्रश्न संख्या 959 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है चित्रकूट को राइट आंसर। आगे, भगवान श्री राम को ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने का सुझाव किस राक्षस ने दिया था? जवाब में कबंध को चुना तो डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रावण की पत्नी का नाम पूछा जा रहा है और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया होगा मंदोदरी को, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महाभारत की कथा के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब आपने महर्षि वेद व्यास, विकल्प ए को चुना राइट आंसर के साथ में। आगे, महाराजा शांतनु की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प डी सत्यवती को राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि अंबालिका के पुत्र का नाम क्या था? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब अंबालिका का जो पुत्र था वह पांडु था और अंबिका जो थी उनका पुत्र जो है धृतराष्ट्र थे। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र थे, अंबालिका के पुत्र पांडु थे। वहीं विदुर का जन्म एक दासी से हुआ था। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे, सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? यह कथन कर्ण से किसने? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब अगर आपने भीम को चुना, सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है, पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों भाई जी उठे, यक्ष ने यह वरदान किसे दिया? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब युधिष्ठिर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि शीर्षक कविता के रचनाकार कौन? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब आपने इसको चुना तो विकल्प ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुन लिया राइट आंसर के साथ। अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निराला जी की। अगला प्रश्न है कि डरो मत चलो बस अब अनुभवी हैं, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय हैं। डरो मत चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यह कथन बस यात्रा शीर्षक व्यंग के किस पात्र का है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई यह रचना जो है उसमें डॉक्टर मित्र एक पात्र है, तो उसका यह कथन है, सी विकल्प इसका राइट आंसर। आगे, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया शीर्षक निबंध के रचनाकार बताइए। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब आपने अरविंद कुमार सिंह विकल्प सी को चुना राइट आंसर के साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि पहाड़ से ऊंचा आदमी शीर्षक जीवनी के रचनाकार कौन? पहाड़ से ऊंचा आदमी शीर्षक जीवनी का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने इसको चुना होगा सुभाष गताड़े, विकल्प ए को राइट आंसर। अगला प्रश्न, जहां पहिया है शीर्षक रिपोर्टाज के रचयिता कौन है? जहां पहिया है यह शीर्षक रिपोर्टाज ई साईनाथ का है, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सृंजय द्वारा रचित कहानी का नाम इसमें से बताना है। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब सृंजय द्वारा रचित कहानी इसमें कौन सी है? ओपी को चुन लिया तो डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत की खोज पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब आपने इसको चुना तो डी विकल्प को चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है 1943 ईस्वी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों का समय माना जाता है।
उपनिषदों का समय माना जाता है? प्रश्न संख्या 74 में सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है 800 ईसा पूर्व के आसपास। ए विकल्प राइट आंसर है। 108 उपनिषद हैं साथियों, जिसमें 13 उपनिषद मुख्य उपनिषद के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 75 से 77 दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो पहले हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं, फिर उससे संबंधित उत्तर को सर्च करने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी तपस्या किसे कहा गया? प्रश्न संख्या 75 आपका है, सबसे बड़ी तपस्या किसे कहा गया है? तो पढ़ते हैं, देखते हैं कि सत्य ही जीवन है, या सर्वशक्तिमान दिव्य चमत्कारी सर्वगुण संपन्न तथा सद्गुणों को प्रदान करने वाला है, यह व्यक्ति को आध्यात्मिक परोपकारी ज्ञानी दानी सबके भले में अपना भला देखने वाला बनता है। सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है। तो अभी हम लोगों ने प्रश्न यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी तपस्या क्या है? तो सत्य बोलना। सर मिल गया आपका, क्या है? सत्य बोलना। सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है। तो विकल्प इसका आपने सेलेक्ट कर लिया, सत्य बोलना, विकल्प बी। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था कि गद्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसने सत्य पर चलने का आदर्श स्थापित किया था? और 77 प्रश्न है कि आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं? दोनों प्रश्नों का उत्तर हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं और देखते हैं आगे। तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या है? झूठ या मिथ्याचरण के बराबर कोई पाप कर्म नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है, उसी के हृदय में ईश्वर का वास होता है। इस नासवान और तरह तरह की बुराइयों से भरे संसार में सच बोलना सबसे बड़ी और सरल सहज सरल तपस्या है। आज तक हमारे देश के पवित्र एवं पावन भूमि पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व से पूरी दुनिया को जीवन जीने का एक नया आयाम सिखाया है। एक ही ऐसे महान व्यक्ति थे, कौन? राजा हरिश्चंद्र। तो हम लोगों को दूसरे प्रश्न का भी जवाब यहाँ से मिल सकता है कि गद्य के आधार पर हम राजा हरिश्चंद्र को सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरी मानव जाति को हकीकत के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं और वह अपनी यथार्थवादी विचारधारा को जानने के लिए अपने पूरे जीवन में कभी भी इस पथ से डगमगाए नहीं। ऐसे भी हम वास्तविकता और जीवन को अलग नहीं कर सकते। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने लिए ही ध्यान नहीं करता, या फिर वह सिर्फ अपने लिए ही सच के मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करता, वह सबको सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वो अपने साथ क्या करता है? दूसरों को भी सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो दोनों प्रश्नों का जवाब यहाँ से आपने पिकअप कर लिया है। तो ले लेते हैं, हरिश्चंद्र इस गद्य के आधार पर सत्य पर चलने का आदर्श स्थापित करने वाले हरिश्चंद्र हैं। और आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं? वे स्वयं के साथ दूसरों को भी सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78 और 80। 78, 79, 80 ये तीनों पद्यांश के आधार पर पूछे गए हैं। तो एक बार पहले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग, फिर पद्यांश को पढ़ते हैं। कविता के किस शब्द में संवेदनाओं के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट होता है? दूसरा प्रश्न है कि कविता में किसके प्रति सरोकार व्यक्त किए गए हैं? और तीसरा प्रश्न है कि संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से क्यों की गई? तो आइए पढ़ते हैं और देखते हैं। डोरबेल बजती है, मैं दरवाजा खोलता हूँ, आगंतुक को मैं नहीं जानता, वे अपना परिचय खुद देते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं? कि हम जनमानस की संवेदनाएं हैं। सुना है तुम संवेदनाओं का घर बनाते हो, तो क्यों नहीं लपेट लेते हमें भी अपनी कलम और कागज के साथ। अब इस संसार में जगह नहीं है, समझकर अतिक्रमण हटा दिया गया है हमें। तो अतिक्रमण समझ करके क्या हटा दिया गया है? कविता में अतिक्रमण शब्द जो आया है, वह किसको है? संवेदनाओं के लिए आ रहा है ना। मैं पल भर के लिए रुक
रुकता हूँ, सोचता हूँ, हँसता हूँ, मन ही मन कहता हूँ, शायद डायनासोर के बाद अब संवेदनाओं का नंबर है। जवाब में आपने संवेदनाओं के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट हुआ है, अतिक्रमण से। विकल्प बी राइट आंसर। आगे किसके प्रति सरोकार व्यक्त करता है? तो वह संवेदनाओं के प्रति ही सरोकार व्यक्त कर रहा है। अगला प्रश्न है कि संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से क्यों की गई है? जिस तरह से डायनासोर विलुप्त हो गए, उसी तरह से संवेदनाएं डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएंगी। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।